हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 105 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट टू। पार्ट वन मैंने आपको करा दिया था। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज वो देख लेना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं करा चुकी हूँ। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड से। ठीक है, मैं देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हो तो शायद ही आपको एक आध ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो इस वीडियोस के अंदर या इन पार्ट्स के अंदर नहीं कवर हुआ होगा। ऑलमोस्ट मैं सभी टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश करूंगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपके कवर कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपके इसके अंदर कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है। तो एक सेकंड दे मुझे पानी पीने के लिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो पार्ट वन के अंदर हमने यूनिट वन और यूनिट टू के कर लिया था। यूनिट वन जहाँ पे हमने नेचर, स्कोप और यूटिलिटी की बात की थी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का। और यूनिट सेकंड में हमने कंपैरेटिव मेथड की बात की थी। करी थी या नहीं करी थी? करी थी ना। जिसने भी नहीं देखी है तो प्लीज आप देख लेना, और फिर यूनिट थर्ड से कंटिन्यू करना। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? यूनिट थर्ड से। यूनिट थर्ड है आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम से स्पीड से नहीं चलेंगे, क्योंकि लास्ट मैंने जितनी भी 3 वीडियो रिकॉर्ड करी है, पता नहीं क्या होता है, जब मैं कंटिन्यूस बोल रही होती हूँ तो मेरी सर की नसें दर्द करने लगती है, बहुत बुरी तरीके से एकदम फटने लगती है, बहुत ज्यादा। माइक भी हटा के देख लिया, स्पेक्स भी निकाल के देख लिए, पता नहीं, फिर भी बहुत ज्यादा दर्द करता है, ऐसे करंट सा लगता है, नस फड़कने लगती है। जब तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा है वीडियो रिकॉर्ड करने में, तभी मैंने कम कर दिया है, वरना अपने को नहीं रोकेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के ऊपर। यूनिट थर्ड है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो क्वेश्चन आया है आपका न्यू इंस्टिलिज्म के ऊपर। अब क्वेश्चन आया न्यू इंस्टिलिज्म से, तो आपको पहले तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। अब न्यूसिलिज्म से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 10 नंबर का आएगा तो आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में लिख के आना। अगर 20 नंबर का आता है तो उसके अंदर आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका पहला अप्रोच क्या था? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। फिर उसी के बाद क्या आता है? न्यू इंस्टिलिज्म अप्रोच आता है। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है ये फोकस करता है क्या करने में? स्टडी करने में और कंपेयर करने में। किसको? इंस्टीट्यूशन को। क्या भाई, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है ये फोकस करता है स्टडी करने में, कंपेयर करने में। किसको? इंस्टीट्यूशन को। जितने भी हमको अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम में दिखते हैं। अब चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में अलग इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में अलग इंस्टीट्यूशन है, यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में अलग इंस्टीट्यूशन है, नॉर्थ कोरिया के इंस्टीट्यूशन में अलग इंस्टीट्यूशन है। तो ये अलग अलग जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, इनको पढ़ता है कौन? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही फोकस करेगा, और इन सभी इंस्टीट्यूशन को क्या करेगा? कंपेयर करेगा। तो इस अप्रोच को जो यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो इसके अंदर क्या होता है? इंस्टीट्यूशन क्या? इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके आते हैं गवर्नमेंट बॉडीज, जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सभी। ठीक है। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी सोसाइटी के जो हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर क्या करती है? रोल प्ले करती है। तो वो सभी किसके अंदर आती है? इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है। ओके। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं उनको स्टडी करने में और उनको कंपेयर करने में। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का, कि देखो भाई, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, कौन सी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। अगर उसके अपर हाउस को हम स्टडी करें, ठीक है, अब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अपर हाउस को हम स्टडी करते हैं, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पे है? इंडिया के अंदर भी है और यूके के अंदर भी है। यूके के अंदर भी 2 हाउस है और इंडिया के अंदर भी 2 हाउस है या नहीं है? है ना। तो वही। ठीक है। तो जो इंडिया के अंदर अपर हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और यूके के अंदर जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। तो इंडिया के अंदर ये क्या लिखेंगे? राज्यसभा। और यूके के अंदर क्या लिखेंगे? हाउस ऑफ लॉर्ड।
ठीक है? तो इस अप्रोच से ये ऐसे काम किया जाएगा, फिर इस इंस्टीट्यूशन को एग्जामिन किया जाएगा कि कैसे ये काम करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है इन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशन का। तो ये क्या है, ये हमारी अप्रोच है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज करती है, इन्वॉल्व करती है कंपेयर करने में, स्टडी करने में, जितने भी हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है, वो समझाती है हमको इनका सिग्निफिकेंस और ये कैसे काम करते हैं। आया समझ में? तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, स्टडी करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, किसको, पॉलिटिकल, किसको भाई, ये दिख नहीं रहा मेरे को, हाइलाइटर ही यूज करते हैं हम, हाँ। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या करता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालाइज करता है, और इसके अंदर कंपेयर किया जाता है किसको, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, अलग अलग कंट्री के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन, उनको समझा जाता है कि वो कैसे काम करते हैं और क्या उनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे बोला जाता है कि देखो भाई, जब हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को पढ़ते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे एसेप्ट है किसके अंदर, पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर, जो कि उसको यूनिक बना देते हैं। अब जैसे तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत यूनिक है, ठीक है, तो जो तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो वे है ना, उसके अंदर कुछ चीजें अलग है, तुम बात करने का जो तुम्हारा नजरिया है वो अलग है, वो तुमको अलग बनाता है, तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा ना। तो ऐसे ही कुछ रीजन है किसके ऊपर, पॉलिटिकल सॉरी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के ऊपर, जो कि उसको अलग बनाता है, अलग अप्रोच, दूसरी अप्रोच से। तो क्या है, पहले तो ये फोकस करती है स्टडी करने में इंस्टीट्यूशन को, जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उन्हीं के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। ये कभी इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं निकलती है, ये पढ़ेगी तो किसको पढ़ेगी, इंस्टीट्यूशन को पढ़ेगी, कंपेयर करेगी तो करेगी किसको, इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। और सेकंड, ये हमको अक्सर किस में यूज की जाती है, लीगल साउंडिंग में, लीगल टर्म्स में, लीगल आइडियाज में, और सम टाइम ये बताती है कि कैसे जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। मतलब अगर ये राज्यसभा को स्टडी कर रही है, ये गवर्नमेंट के एक इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर रही है, तो बताएगी कि इस इंस्टीट्यूशन को कैसे वर्क करना चाहिए, ठीक है, कुछ नॉर्म्स को सजेक्ट करेगी। थर्ड, ये क्या करती है, चीजों को एक फिलोसफिकली तरीके से देखती है, हिस्टोरिकल व्यू में देखती है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में देखती है। मतलब एक चीज को, जब एक इंस्टीट्यूशन को फिलोसफिकल मतलब इसका जो नजरिया है ना चीजों को देखने का, वो किसका व्यू, किस वे में देखती है, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल व्यू में देखती है। आया समझ में? तो ये हमारी ये चीजें हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अलग बनाती है। अब आगे लिखा हुआ है कि भाई देखो, एक नोटेबल फीचर है इस अप्रोच के बारे में, वो है ये कि मोस्टली कंसंट्रेट होती है वेस्टर्न कंट्रीज पे। ये इंस्टीट्यूशन को तो पढ़ती है, लेकिन किसके इंस्टीट्यूशन को पढ़ती है, वेस्टर्न कंट्रीज के। इट्स मीन, इसका मतलब जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है, उसको हमारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या बोलती है, कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्लाई की जानी चाहिए। लेकिन हमारे कुछ ऐसे नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है जो जो बोलते हैं कि देखो भाई, ये हम पे फिट नहीं करती है, जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है तो हम पे फिट नहीं करती है, तो हम क्यों माने ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो इसमें ये इसका एक अलग से फीचर बताया हुआ है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये इंस्टीट्यूशन को तो पढ़ती है, लेकिन मेनली किसके इंस्टीट्यूशन को पढ़ती है, वेस्टर्न कंट्रीज के। और उन्हीं के इंस्टीट्यूशन को ये क्या मानती है कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर, और ये यूनिवर्सली अप्लाई किए जाने चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कि इसको क्रिटिसाइज किया गया है, नहीं किया गया है। हाँ जी, इसको क्रिटिसाइज किया गया है, एक बार नहीं, दो दो बार। तो इसको कितनी बार क्रिटिसाइज किया गया है, दो बार। पहले तो इसको क्रिटिसाइज किया गया था 19 में, और फिर दूसरी बार किया गया था 1950s के अंदर। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था कि दोबारा से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो देखते हैं हम। देखो, पहले जो इसके क्रिटिसिज्म था, और फिर उसको चेंज भी किया जाता है। अब जैसे कोई इंसान गलती करता है, फिर गलती को सुधारता है, तो ऐसी हमारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। इसकी गलती देखी, इसकी खामी देखी, फिर इसके जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, इसकी गलतियों को सुधारा, ठीक है। तो जो अर्ली 90s के अंदर इसके अंदर क्रिटिसिज्म था, वो ये था, बोला जाता है कि जो
अप्रोच है ना बड़ी ही नॉर्मेटिव है, स्पेकुलेटिव है, ठीक है। ये ओनली फोकस करती है कि इंडिविजुअल कंट्रीज के बारे में, उसको डिटेल में दस देती है कि अगर ये किसी कंट्री के इंस्टीट्यूशन को पढ़ रही है तो भाई उस कंट्री के बारे में ही बताएगी। तो उस कंट्री की राज्यसभा को पढ़ेगी, लेजिस्लेचर को पढ़े, लेजिस्लेचर वही होता है, राज्यसभा को पढ़ेगी, राज्यसभा क्यों बोल रही हूँ, हाँ, ये किसी भी कंट्री के एग्जीक्यूटिव को पढ़ेगी तो वहीं के इंस्टीट्यूशन को पढ़ने लगेगी, ठीक है। तो डिटेल में पूरी एक इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। ये डाइवर्सिटी को नहीं दिखाती है, और बोलना चाहता है कि मेनली फोकस करती है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, ये यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर करती है, कौन, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ओके। और कुछ क्रिटिसिज्म इसको इस वजह से भी मिला है क्योंकि फोकस करती है फॉर्मल स्ट्रक्चर और फॉर्मल लॉ के ऊपर, कहीं ना कहीं जो रियल पॉलिटिकल लाइफ है उसको इग्नोर करती है, कौन, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है जी। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई बड़ी ही नॉर्मेटिव है, ओनली वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर फोकस कर रही है, उन्हीं के इंस्टीट्यूशन को पढ़ रही है, कल्चर डाइवर्सिटी को इग्नोर कर रही है, फॉर्मल स्ट्रक्चर को पढ़ रही है, और जो रियल पॉलिटिकल लाइफ है उसको इग्नोर कर रही है, ठीक है। तो हमारे कुछ थिंकर आते हैं जैसे पारसी, और कुछ और भी थिंकर्स है जो इन सभी चीजों को चेंज करते हैं। अब जैसे तुम्हारी मम्मी बोलती है ना कि पूरे दिन सोते रहते हो, पड़े रहते हो बेड पे, काम वाम कुछ करते नहीं हो, पढ़ने लिखने का तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, अभी भी तुम वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ सुने ही जा रहे हो, ठीक है, ध्यान दिमाग में कुछ जा नहीं रहे, कंसेंट्रेशन है ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हारी मम्मी सुनाती रहती है, तो ऐसे इस अप्रोच को सुनाया जा रहा था। तो इस अप्रोच के जो सपोर्टर है वो आते हैं कि भाई देखो थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा, इतना आलस दुनिया में रह के क्या ही करेंगे ना। अब आए हैं तो दुनिया में कुछ करके ही जाए, नाम वाम कमा के ही जाए। अब मम्मी तो ठीक बोल रही है लेकिन अपने को तो बुरा लग रहा है, तो वो ठीक बोल रही है, इस अप्रोच ने काम किया है, तो आप भी थोड़ा सा काम कर लो अपनी इस आदत के ऊपर। तो इसके जो थिंकर्स थे इस अप्रोच के, वो बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है, अब हम इसको थोड़ा कंपेरेटिव बना देते हैं, कंबाइन कर देते हैं इस थ्योरी को, कि सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्री को ही नहीं पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल चीजों को भी लेके आएंगे, ठीक है। और तो और हम फैक्ट को गैदर करेंगे अलग अलग प्लेस से, ना कि यूरोप से, ठीक है। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उस पे हमने पहले से ही, वो हमारा जिगरी दोस्त है, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन्होंने बोला हाँ हम कोशिश करेंगे फैक्ट इकट्ठा करना दूसरे प्लेसेस से भी, ठीक है। तो ये हमारी क्या बोलती है, ये अप्रोच ने इस चीजों के ऊपर काम किया, ठीक है। तो आप भी अपनी गलतियों पर, जो भी आपकी आलसपना है, जो भी आपकी उल्टी सीधी हरकतें हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दो, इस अप्रोच से कुछ सीख लो रियल लाइफ के अंदर। अब हम दोबारा से क्रिटिसिज्म देखते हैं कि भाई देखो इसने थोड़ा सा तो काम किया, अब और भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है 1950s के आने के बाद। अब क्या होता है कि इसको क्रिटिसिज्म दोबारा से होता है, फिर ये लोग डिफेंड करते हैं अपने आप को। 1950s में डेविड ईस्टन आते हैं और रॉय आते हैं, ये अटैक करते हैं दोबारा से इस अप्रोच के ऊपर, बोलते हैं कि ईस्टन बोलते हैं ये बड़ी फैक्चुअल नहीं होगी यार, मतलब तुम फैक्ट इकट्ठा करने चले तो ऐसा कर दिया तुमने, पूरे अप्रोच के अंदर फैक्ट 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 भर दिए। तो बोलते हैं बड़ी फैक्चुअलिज्म हो गई है अप्रोच, इंस्टीट्यूशनलिज्म को छोड़ के इसको फैक्चुअलिज्म भर दो भाई इस अप्रोच का नाम, ठीक है। तो बोलते हैं कि इस अप्रोच का नेम ही चेंज कर दो ना, इससे अच्छा तुम रख लो फैक्चुअलिज्म, जैसे मम्मी नहीं बोलती है, हाँ पढ़ने लिखने का काम नहीं है, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, भैंस वैस रख ले तेरे लिए, है ना। तो ऐसे ही आलस, तेरे को सोना होता है पूरे दिन, आलसी इंसान हो रहा है, तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि भाई फैक्ट इकट्ठा करने चले हो तो पूरा फैक्ट ही भर दिया तुमने, ठीक है, ईस्टर्न ने बोला। वो बोलते हैं इसमें थ्योरी तो है ही नहीं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो तुम करते ही नहीं हो, पूरे दिन तो बस सोते ही रहते हो, तो ऐसे ही ईस्टर्न ने बोला। फिर इसको डिफेंड करता है, जैसे आप बोलते हैं ना, अरे मम्मी सुबह पढ़ा तो था 1 घंटा, क्या आप मेरे पीछे लगे रहते हो, जब सोता हूँ जब ही आप मेरे को उठा देते हो, आपको मैं जब ही दिखता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ, जब किसी को नहीं दिखता हूँ, जब मैं फोन चला रहा होता हूँ तो घर में मेरे को सब देखने लगते हैं, सब बोलने लगते हैं कि फोन पे लगा रहते हैं, फोन पे लगा रहता है, लेकिन पढ़ाई करता हूँ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सब लोग। तो ऐसे ये डिफेंड कर रहे हैं, कौन, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाले, बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं पे, हम एग्री नहीं करते। जैसे तुम एग्री नहीं, नहीं नहीं मम्मी, मैं कहाँ सोता हूँ, मैं कहाँ फोन चलाता हूँ, मैं तो पढ़ाई करता रहता हूँ। तो ऐसी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाले क्या कर रहे हैं, अपने आप को भाई डिफेंड कर रहे हैं। इनका एक सपोर्टर है जीन्स, वो क्या बोलता है कि देखो भाई फैक्ट जरूरी है। आप बोले मम्मी सोना वोना भी जरूरी है, बीमार हो जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई, फिर आप मेरे पीछे पैसे लगाते रहना, फिर पढ़ाई भी नहीं होगी, फिर रोते रहना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत सोने दो, मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो बोलते हैं भाई फैक्ट तो इंपॉर्टेंट है, हमारी अप्रोच को जरूरत है इंफॉर्मेशन की।
अब जब फैक्ट ही नहीं होगा तो हम कैसे समझाएंगे अपनी थ्योरी को? तो अच्छे से पॉलिटिक्स को समझने के लिए फैक्ट को इकट्ठा करना जरूरी है और हमारी अप्रोच में फिट करता है। तो भाई हम तो चेंज नहीं करने वाले। तो आप भी बोले मम्मी नहीं नहीं भाई सोना तो मेरे को पड़ेगा ही, फोन मेरे को चलाना पड़ेगा क्योंकि मैं फोन में पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने ये बोल दिया। अब इम्प्रूवमेंट और चेंजेस की बात करते हैं तो इस अप्रोच थोड़ा सा नैरो थी, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव थी। इसको और ब्रॉडर किया जाता है, बहुत और कंपेरेटिव बनाया जाता है इस अप्रोच को कि चलो भाई थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा इसके ऊपर। तो कुछ रियलाइज, कुछ एग्री करते हैं और रियलाइज करते हैं कि देखो भाई फैक्ट की तो जरूरत है। ये तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया डेविड ईस्टन का कि इतना तगड़ा उसके ऊपर बेइज्जती किया उसकी, तो ये तो कुछ ज्यादा ही होगी, इतनी नहीं करनी चाहिए थी। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं फैक्ट तो हमारे लिए जरूरी है। ये तो अच्छे से समझाने के लिए फैक्ट का यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये काम करना ये स्टार्ट करते हैं नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को कंपेयर करना, वहाँ के अलग अलग स्ट्रक्चर को पढ़ना, वहाँ के इंस्टीट्यूशन को पढ़ना, जैसे पार्टीज को, पॉलिटिकल ग्रुप को, ना कि लोग को, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन को पढ़ना ये स्टार्ट करते हैं किसका, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज का, कि मित्र है तो है। तो मित्र है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि नए दोस्त भी ना बनाए, ठीक है। तो ये अप्रोच ऐसे अपना आगे काम करती है। आया समझ में? तो ये थी हमारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो कि आपकी तरह ही थी। अब हम बात करेंगे न्यू इंस्टिलिज्म के ऊपर। तो न्यू इंस्टिलिज्म है हमारी एक रिलेटिवली न्यू थ्योरी, मतलब इंस्टीट्यूशन अप्रोच के बाद हमारी एक अप्रोच आती है न्यू इंस्टिलिज्म, और ये एमर्ज हुई थी कब, 1980s में। ये एक बिहेवियर रिवोल्यूशन लेकर आना चाहती थी किसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। मतलब लेकर आई है वैसे तो। ये आर्ग्यू करती है कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है उसको समझ, सॉरी, which argue that individual behavior is a key of understanding the political outcome। हाँ, ये आर्ग्यू करती है जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो एक की है, वो एक चाबी है किसको समझने के लिए, पॉलिटिकल आउटकम को समझने के लिए। तो जो न्यू स्टिलिज्म है ये आर्ग्यू करते हैं कि जो बिहेवियर होता है ना, जो बिहेवियर होता है उसको हम अलग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हो तो आपको एक इंसान के बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। आप बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को अलग नहीं रख सकते हो, ठीक है। उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा और तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते करते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो न्यू इंस्टिलिज्म जो कि ये थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो आर्ग्यू करते हैं कि इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करता है किसके अंदर, एक ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने के लिए, ठीक है। अब मैं किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रही हूँ, लाइक अब मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, मेरे लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए जाएंगे, मेरे लिए कुछ नॉर्म्स बनाए जाएंगे, मेरे लिए कुछ प्रैक्टिसेस डाली जाएंगी कि भाई देखो एज अ प्रेसिडेंट आपको ये सब काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कहीं एक टीचर हूं तो वहां के लिए मेरे अलग से नॉर्म है। तो एक इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, मेरे ह्यूमन बिहेवियर को शेप कर रहे हैं कि मेरे को कैसे बिहेव करना है। तो ये आर्ग्यू करता है कि इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इनेबल करता है किसको, ह्यूमन बिहेवियर को प्रोवाइड करने में रिसोर्सेज और नॉलेज, ठीक है। कि मैं एक, मेरे को क्या मिला है, मैं एक प्रेसिडेंट बनी हूं तो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज मिलेगा और कुछ नॉलेज मिलेगा जिस मैं एक्ट करूंगी, ठीक है। तो न्यू इंस्टिलिज्म हैज बीन यूज्ड टू स्टडी, इसको यूज किया जाता है एक वाइडर रेंज में पॉलिटिकल फिनोमिना को स्टडी करने में, और इसके अंदर बिहेवियर को भी समझा जाता है, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेट्स, कोर्ट्स, इनका क्या बिहेवियर है, ठीक है। इस चीज को भी, इनका बिहेवियर भी समझा जाता है, कैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसको यूज किया जाता है स्टडी करने में कि पॉलिसी कैसे डेवलप की जा रही है, सोशल मूवमेंट कैसे फॉर्म किया जा रहा है, कैसे एक ब्रेक को आउट ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, एक वॉर को कैसे आउट ब्रेक किया जा रहा है। तो ये सब हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से पढ़ते हैं। इसके अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही फोकस नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर किसके ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर भी फोकस किया जा रहा है। आया समझ में? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो एक दो पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि जो ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये हमारा फोकस नहीं करती है सिर्फ किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे हमारी जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही फोकस कर रही थी, लेकिन इंस्टीट्यूशन अप्रोच ऐसी नहीं है, ठीक है, ऐसी नहीं है। वो नॉर्म्स और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करती है। फॉर्मल ऐसा, इनफॉर्मल जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, इंडिविजुअल हो गया, इन सभी के ऊपर क्या करती है, फोकस करती है, ठीक है। और ये ओरिएंटेड है किसके ऊपर, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस के ऊपर। ये अच्छे से एक्सप्लेन करती है चीजों को और अच्छे से एनालाइज करती है।
ठीक है, तो ये आपको देख लेना है किसके अंदर, न्यू इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब हम आगे देखते हैं। तो न्यू सिलिज्म इज एक वैल्यूएबल थ्योरी है जो कि हमको समझाती है इंस्टीट्यूशन कैसे सेव करते हैं किसको, ह्यूमन बिहेवियर को। और उसके अंदर हम सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन को ही पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को देख रहे हैं कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन शेप करता है ह्यूमन बिहेवियर को। तो सेम वही चीजें लिखी हुई है कि इंस्टीट्यूशन आर द रूल्स नॉर्म्स प्रैक्टिसेस, ठीक है, इंस्टीट्यूशन हमारे लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन ह्यूमन बिहेवियर को इनेबल करते हैं कि वो उनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, फिर वो एक्ट करते हैं। न्यू सिलिज्म रिलेटिवली एक न्यू थ्योरी है जो 1980s में एमर्ज हुई थी, सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आया समझ में आपको इंस्टीट्यूशन और न्यू सिलिज्म अप्रोच? अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आगे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं यूनिट 4 के ऊपर। तो यूनिट 4 आपका सिस्टम अप्रोच है। क्या है? सिस्टम अप्रोच है। ठीक है, अब सिस्टम अप्रोच क्या होता है उसकी बात करेंगे, और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं उसकी भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग अबाउट 200 वर्ड्स ईच इनपुट एंड आउटपुट मॉडल। कि आपको 200 वर्ड में इनपुट और आउटपुट मॉडल के बारे में लिखना है। अब इनपुट और आउटपुट मॉडल होता है क्या, या इनपुट एंड आउटपुट अप्रोच क्या होती है? ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट अप्रोच पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कि दाविद ईस्टन ने दिया है। यहाँ पे बताते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, क्या करते हैं ये देखते हैं कि पॉलिटी कैसे वर्क करती है, एक बड़ी मशीन समझते हैं। ये पॉलिटी को क्या समझते हैं, एक बड़ी मशीन समझते हैं, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक बड़ी सी मशीन समझ लिया है। इस मशीन के अंदर यहाँ से इनपुट आ रहा है और यहाँ से आउटपुट आता है, जैसे एक ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती है जिसके अंदर आप कपड़े डालते हो, फिर वो कपड़े सूख के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही है। तो कैसा है? ऐसा ही है कि इसके अंदर आप क्या करते हो, इनपुट डालते हो और आउटपुट बाहर निकलता है। तो इसको समझने से पहले आपको इसका फॉर्मूला समझना होगा। तो ये बोलते हैं कि देखो भाई, इनपुट होता है और आउटपुट होता है, ये पूरा आपका पॉलिटिकल सिस्टम है। क्या है? ये पॉलिटिकल सिस्टम है। इनपुट होगी आपकी डिमांड, क्या हुई, लोगों ने डिमांड करी है सरकार से कि हमको हॉस्पिटल बना के दो, ये क्या हुई, डिमांड हुई, इसको हम बोलेंगे इनपुट। लोग सपोर्ट करेंगे कि हाँ हमको ये डिमांड चाहिए, पूरा करो हमारी डिमांड पूरा करो, लाइक ऐसे लोग सपोर्ट करेंगे। फिर इसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये अप्रोच जाएगी, इनपुट जाएगा, और यहाँ से गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसीजन लेगी इसके ऊपर और पॉलिसी बनाएगी। क्या करेगी? पॉलिसी बनाएगी कि भाई देखो हम इतने हॉस्पिटल बनाएंगे, ठीक है, इतना काम करेंगे मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, तो ये पॉलिसी बन गई है। पॉलिसी बनने के बाद फिर लोगों को वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट की जाएगी। फिर लोग फीडबैक देंगे, हाँ हमारी सरकार तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, भगवान है, हमारे लिए हॉस्पिटल बना दिया। लाइक ऐसे कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या करे, डॉक्टर तो है नहीं, हॉस्पिटल बना के रख दिया है, कुछ ऐसे ही हरे पत्ते से हम काम चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं चाहिए था, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए थे, ठीक है। तो फीडबैक आएगा, फिर फीडबैक आने से डिमांड उठेंगी कि अच्छा हॉस्पिटल चाहिए थे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल उसके साथ डॉक्टर भी चाहिए थे, ठीक है। तो ऐसे ही डिमांड चलती रहेगी और वहां से आउटपुट से डिसीजन और पॉलिसी बनता रहेगा। तो ये बाहर का इन्वायरमेंट होता है। आया समझ में? पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। तो ये आप पेपर के अंदर भी बना के आ सकते हो अगर सिस्टम अप्रोच से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, तो इनपुट आउटपुट समझ पाए, इनपुट के अंदर आएगा डिमांड सपोर्ट और आउटपुट के अंदर पॉलिसी और डिसीजन, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, जो पावर में होता है, जो रूल कर रहा होता है, ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट। और ये रूल्स क्या होते हैं, सभी पे फॉलो किए जाते हैं। तो अथॉरिटी क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। अब ये बोलते हैं कि देखो भाई, ये एक बिग नेटवर्क होता है जहां पे ग्रुप्स और लोगों के अंदर क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग और डायनामिक होता है। ये जो मशीन होती है अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। जब भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज होता है तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस चीज को अडॉप्ट करता है, किसके, फीडबैक के थ्रू, कि अब लोगों को चाहिए, ठीक है, लोग जैसे लद्दाख से अब एक डिमांड आ रही है कि हमारे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर बना के दो। तो ये डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ करे ना करे अब हमको तो पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करेगी। तो वहां पे हमारी गवर्नमेंट ने अब वहां से कुछ पॉलिसी बनाया, इस शेड्यूल के अंदर उसको ऐड कर दिया। तो गवर्नमेंट के ऊपर है, तो गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर डिसीजन ले लिया है। फिर वहां से फीडबैक आएगा कि सरकार बहुत अच्छी है, कुछ लोग उसकी बुराई करेंगे, कुछ अच्छाई करेंगे, तो फीडबैक आ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस चीज को अपने आप को अडॉप्ट भी कर लेगी, जब जब चेंज आएगा पॉलिटिकल सिस्टम में तो वो अपने आप को चेंज भी करेगा, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम अदर सिस्टम, ये कोई हमारी इकोनॉमिक इकोसिस्टम की तरह नहीं है, ठीक है। ये अलग सिस्टम की तरह नहीं है, ये सॉरी, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब जो
और सिस्टम होते हैं नेचर के अंदर, उसकी तरह नहीं है। ये इकोसिस्टम की तरह है, जैसे इकोसिस्टम काम करते हैं ना, तो ऐसे ही। और ये अपने ही खुद के रूल से बंधा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड है। इनपुट क्या होता है? इनपुट होते हैं डिमांड, सपोर्ट, ठीक है। और आउटपुट होता है पॉलिसी, डिसीजन। और फीडबैक एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो पता चलता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है, उसी को लेकर, ठीक है। तो ईस्टर्न जो अप्रोच है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, वो एक देखती है पॉलिटिकल सिस्टम को बड़ी मशीन की तरह, कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या एक बहुत बड़ी मशीन है, ठीक है। और ये हेल्प करता है कंपेयर करने में, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में, और समझने में कि कैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्रिटिक्स है जो क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को, बोलते हैं फोकस कर रही है सिर्फ किसके ऊपर, कि कीपिंग थिंग्स आर द सेम, मतलब हर जगह एक ही सिस्टम है, कि यहाँ से इनपुट से डिमांड आ रही है, फिर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आउटपुट से डिसीजन, हर जगह सेम थोड़ी नहीं होता है, बोलते हैं ऐसा थोड़ी नहीं होता है। लेकिन हम देखें तो ये काफी हेल्प करता है किसके अंदर, हमको पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में, और पता करने में कैसे पॉलिटी वर्क करता है, ठीक है। और बोलते हैं कि इसके अंदर कोई चेंजेस की बात नहीं की गई है, कि पहले ऐसे ही सिस्टम थोड़ी नहीं हुआ होता होगा, या फ्यूचर में कोई चेंज आ जाए तो उसकी भी बात नहीं कही गई है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है इस अप्रोच का, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा काम लायक भी है, और थोड़ा सा क्रिटिसाइज वाले तो इसकी अच्छा ही करेंगे, तो उसको हम क्रिटिसिज्म क्यों ही बोलेंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सिस्टम एनालाइज, कि भाई सिस्टम एनालाइज के फीचर को बताओ। तो सिस्टम एनालाइज क्या है? डेविड ईस्टन अप्लाई करते हैं सिस्टम अप्रोच को पॉलिटिक्स के अंदर। अभी बताया कि उनकी अपनी सिस्टम अप्रोच क्या थी, अप्रोच थी, ठीक है। तो ये सिस्टम अप्रोच को अप्लाई करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम भाई ये क्या करता है, यहाँ पे डिसीजन बनते हैं, और फिर उन डिसीजन को सोसाइटी के अंदर एक्शन में लाया जाता है, और उसको अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये अप्रोच बताती है कि जो पॉलिटिक्स है उसके अलग अलग पार्ट क्या है, कनेक्ट है, मतलब जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से कनेक्ट है, जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये समझाते हैं कि जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मतलब हमारी जो पूरी पॉलिटी है वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। तो ये पूरी पजल की तरह देखता है किसको, मतलब एक बहुत बड़ी पजल है क्या पॉलिटिकल सिस्टम, और इसकी हर एक एक पीस अलग अलग पार्ट होता है, और ये इस अलग अलग पार्ट को जोड़कर देखना चाहता है, ठीक है। तो ये फोकस करता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर के ऊपर, एक्टिव बिहेवियर के ऊपर, फैक्टर के ऊपर, जो कि हेल्प करता है इस सिस्टम को स्टेबल बनाने में, ठीक है जी। आगे हम पढ़ते हैं। तो सिस्टम एनालाइज के कुछ फीचर्स की बात करें तो सोशल फिनोमिना अलग नहीं होता, मतलब जो भी सोसाइटी के अंदर कुछ भी होता है वो अलग नहीं होता है, वो कनेक्ट होता है, हर एक पार्ट क्या होता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है, और हर एक पार्ट इंटरेक्ट करता है और फॉर्म करते हैं एक लिविंग सिस्टम, और जो भी उसके एग्जिस्ट, मतलब जो भी गोल उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब के अंदर, ठीक है। सिस्टम जो है वो ऑपरेट करता है किसके अंदर, इनपुट और आउटपुट के अंदर। एक इन्वायरमेंट होता है जहां से लोग अपनी डिमांड रखते हैं, डिमांड से फिर पॉलिसी वगैरह बनती है, फिर पॉलिसी से फीडबैक आता है गवर्नमेंट को। ये फोकस करती है सिस्टम को मेंटेन करने में, उसके बिहेवियर को समझाती है कैसे जो चैलेंज होते हैं तो उसमें हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो जो सिस्टम अप्रोच है इसका गोल है सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, अडॉप्ट करना अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है, और अपने गोल को कैसे प्रस्यू कर सकते हैं, और कैसे सिस्टम में अच्छे वर्क कर सकते हैं, अच्छे से अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चला सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स हो गए। अब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो पहला है कि पॉलिटिकल सिस्टम डेरिवेटिव इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट समझा दिया ना, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब डिमांड, और आउटपुट मतलब पॉलिसी और डिसीजन, ठीक है। तो ये जो इनपुट और आउटपुट है, ये पॉलिटिकल सिस्टम जो ये अप्रोच है इनपुट आउटपुट की, ये किसका डेरिवेटिव है, ये पॉलिटिकल एनालाइज का डेरिवेटिव है एक, जो कि किसने दिया है, डेविड ईस्टन ने दिया है। ये पे पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि बहुत बड़ा क्या है, मशीन की तरह काम करती है, जहां पे डिसीजन लिए जाते हैं और फिर उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल सिस्टम में बताया जाता है कि कैसे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो बनाए जा रहे हैं और फिर उनको इन्फोर्स किया जा रहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ये है कि ये बताता है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कैसे बनाए जाते हैं, फिर कैसे उनको इन्फोर्स किया जाता है इनपुट और आउटपुट मॉडल के थ्रू, ठीक है। बताते हैं अगर कोई चेंज आता है तो कैसे जो सिस्टम है वो उस चीज को अडॉप्ट करता है, और फीडबैक के थ्रू ये एक्टिव रहता है, अगर फीडबैक नहीं देंगे तो हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा। और बताता है कि देखो ये डिफरेंट है फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल सिस्टम से, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है जैसे इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, फिजिकल सिस्टम हो गया, उन जैसा नहीं है। तो ये स्टार्ट होता है डिमांड से और खत्म होता है कहाँ पे, पॉलिसी, डिसीजन और फीडबैक से।
तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे हम बात करते हैं जो एसेंस क्या है किसका, पॉलिटिकल सिस्टम का। ईस्टर्न का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एसेंस क्या है। तो ओ आर जी यंग के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक मशीन की तरह है, जहाँ पे हम इनपुट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, फिर इंटरेक्ट करते हैं, जो भी चेंज होता है उस चीज को अडॉप्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। और ये काम करता है किसके अंदर, डायनामिक प्रोसेस के अंदर। जो भी चेंज आता है उस चीज को ये क्या करता है, अडॉप्ट करता है किसके बेस पे, फीडबैक के ऊपर, कि लोग चाह रहे हैं चेंज तो पॉलिटिकल सिस्टम भी अपने आप को चेंज करेगा। इसके अंदर क्रिटिसिज्म क्या है, ये है कि रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो इसके अंदर दिखती नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर से एक सिस्टम, एक मशीन, एक फॉर्मूला बना दिया और उसी से तुम हर एक पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिटिसाइज ये बोलता है। और यही चीज आप सिस्टम अप्रोच के अंदर भी क्रिटिसिज्म के अंदर लिख सकते हो। ये फोकस करती है मेनली पावर के ऊपर। ये सिर्फ पॉलिटिक्स, ये सिर्फ बता रही है कि पॉलिटिक्स कैसे काम करते हैं। फिर गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है, लोगों को कहाँ गया ना, मोस्टली अप्लाई की जाती है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। और ये प्रेजेंट के सिस्टम को बता रही है, पास्ट और फ्यूचर का सिस्टम कौन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब क्रिटिसिज्म होने के बाद इसके कुछ बेनिफिट भी है कि अगर हमको कंपेयर करना है अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को, तो ये हमको एक वे प्रोवाइड करता है, एक सिस्टमैटिक वे देता है स्टडी करने में पॉलिटिक्स, और फाउंडेशन बनाता है किसके अंदर, स्टडी करने में पॉलिटिक्स को सिस्टम अप्रोच का यूज करके, ठीक है। कि एक फाउंडेशन देता है कि अगर हम पॉलिटिक को स्टडी कर रहे हैं तो सिस्टम अप्रोच को यूज कर सकते हैं। ओके जी। ओवरऑल जो सिस्टम एनालाइज है ये हेल्प करता है क्या करने में, समझाने में कॉम्प्लेक्स फिनोमिया को। ये अलग अलग उसमें बांटता है, मतलब एक बड़ी सी मशीन, बड़ी सी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। और उस पार्ट को हम पूरे एक पूरे छोटे छोटे पार्ट्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि हर एक पार्ट कैसे एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहा है, पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिस्टम अप्रोच। अब यहाँ पर क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा है, भाई क्रिटिसाइज कर दो, पहले आप सिस्टम अप्रोच को बता दो जो कि मैंने आगे बताई आपको, ठीक है। आप इसी के अंदर वही आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई सेवेडीज अप्लाई करता है, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर वो बताते हैं कि कैसे अथॉरिटी एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर डिसीजन को सोसाइटी के अंदर एक्शन में लेकर आती है, ठीक है। सेम चीजें लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं है। और ये जनरल सिस्टम थ्योरी अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। वैसे अभी तक जितना मैंने पहले और इनपुट और आउटपुट सिस्टम अप्रोच के बारे में लिखा है वही चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। फीचर भी बता दिया कि आइसोलेट नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले क्वेश्चन के अंदर कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। वही सेम इसके अंदर बताया गया है कि हेल्प करती है सोशल कॉम्प्लेक्स फिनोमिया को समझने में। अभी कंक्लूजन वही पढ़ाया था, तो सेम ही है। तो चैप्टर 4 का खत्म होता है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 अभी कराया जाए या नेक्स्ट पार्ट के अंदर कराया जाए, तो देखते हैं एक बार कितना टाइम हुआ है तभी हम करेंगे। आधा घंटा हुआ है, चलो चैप्टर 5 करते हैं कंटिन्यू, ठीक है जी। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं पानी पीने के लिए, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब हम चलते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 का नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। तो इग्नू वालों ने भी क्वेश्चन पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच पे पूछ डाला। बोल रहा है कि डिस्क्राइब करो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच को, कि कैसे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है वो यूज की जाती है स्टडी करने में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। तो आपको मेनली डिस्क्राइब करना है किसको, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच को। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ये एक वे है जहां पे हम देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो कैसे काम करती है, ठीक है। जो पॉलिटी है और जो इकोनॉमी है आपस में कैसे कनेक्टेड है। सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपको वर्ड को समझना है कि हम पॉलिटिक्स को भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटी को इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे पॉलिटी और इकोनॉमी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करती है और कनेक्ट एक दूसरे से, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, यही हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है। इसमें बताया जाता है कि भाई देखो दोनों जो हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है कैसे आपस में एक साथ मिलके काम करते हैं और फिर सोसाइटी के अंदर मतलब फिर सोसाइटी को शेप करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी मीन्स गवर्नमेंट, पॉलिटी मीन्स गवर्नमेंट, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, और इकोनॉमी मतलब पैसा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो कैसे पैसा और सरकार कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अप्रोच। इसके अंदर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि देखो भाई, जो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को समझ, सॉरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच को समझना है ना, तो इसका एक वे नहीं है तो कितने वे हैं। बोलते हैं डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है।
है ना? वही होता है ना कि भाई कोई तुमको उल्टा-सीधा बोल दे, तुम बोलते हो हाँ, तेरी यही सोच है। तेरे से यही बस यही सोच सकते हैं हम, कि हाँ, तेरी सोच ऐसी है ना, तू इतना ही सोच सकता है। बोलते हैं ना हाँ, पता चलता है भाई तेरी कितनी सोच है। तो ऐसा ही। तो ये बोलता है कि डिपेंड करता है आपके आइडियाज़ क्या है, आपके बिलीव क्या है, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, ठीक है? तो कैसे देखते हो? कुछ लोग बुराई के अंदर भी अच्छाई ढूँढ लेते हैं, कुछ लोग अच्छाई के अंदर भी बुराई ढूँढ लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में उल्टी-सीधी बातें। मेरे को तो कोई बहुत ही कम लोग बोलते हैं, वैसे बोलते ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये नोटिफ़िकेशन ही ऑफ करके रखा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे बोला जाता है कि देखो भाई, तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्या आइडियाज है, क्या बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल जो लिबरल वाले होते हैं वो बोलते हैं कि देखो भाई, अ, हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर, ठीक है? तो वो फोकस करेंगे किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन जो हमारे मार्क्सिस्ट वाले हैं वो फोकस करेंगे फेयरनेस के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, ना कि फ्रीडम के ऊपर, ठीक है? तो मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर है उनका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, अलग बिलीफ हुआ, और लिबरल वालों का अलग बिलीफ हुआ, ठीक है? तो इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सम टाइम इंटरेस्टिंग है, समथिंग इसके अंदर इंटरेस्टिंग है कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो अलग नहीं पढ़ते थे, कि इकोनॉमी को अलग पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स को अलग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे लोग, हाँ है तो भाई, ट्वेल्थ में तुमको या तो इकोनॉमिक्स होगी, एक इकोनॉमिक्स होगी तुम्हारे पास अलग से, एक तुम्हारे पास पॉलिटी होगी, ठीक है? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग सोचते थे कि अगर आप अपने घर के कामों को मैनेज कर रहे हो अच्छे से, ये पार्ट है किसका? पॉलिटिक्स का, ठीक है? तो यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमी को क्लोजली कनेक्ट करके लोग देखा करते थे। मतलब जो तुम अगर अपने अच्छे से घर को चला पा रहे हो, तो मतलब तुम्हारी पॉलिटिक्स ही है कि तुम घर को अच्छे से चला पा रहे हो। भाई तुम्हारा जो खर्चा है ना वो अच्छे से निकाल पा रहे हो घर का, तो वो पॉलिटिक्स। लेकिन आज खर्चे को क्या समझते हैं? इकोनॉमिक, ठीक है जी। तो रिसेंट टाइम में स्पेशली बहुत सारी कंट्रीज है जिनको इंडिपेंडेंस मिला है, मेनली कॉलोनियल रूल से। कुछ हमारे अलग अलग स्कॉलर है जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि इससे सोसाइटी चेंज हो रही है और कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि मेनली कनेक्ट करती है पॉलिटी को और मनी को, पैसे को, इकोनॉमी को, ठीक है? यहाँ पे बताती है कि जो डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट पीपल है, वो कैसे डिपेंड करते हैं उनके बिलीव्स के ऊपर। और इट ऑल्सो लॉन्ग हिस्ट्री, और इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है जो कि यूज की जाती है इसको समझने में कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है ओवर द टाइम, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ये कनेक्ट करती है पॉलिटी को और इकोनॉमी को, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने यूनिट 6 के ऊपर। यूनिट 6 है कैपिटलिज्म एंड आइडियलिज्म ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन आई एक्सप्लेन द हाउ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। तो पहले आपको बताना है कैपिटलिज्म क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या होता है, फिर बताना है एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है। क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे प्रॉपर्टी, बिजनेस मेनली कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है? प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये हमारा कैपिटलिज्म होता है। इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिकली कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट के अंदर कंपटीशन और मार्केट फ्री होनी चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ इसके क्या है? प्रिंसिपल है। इसके की थंकर की बात करें तो मार्क्स वेबर जो बोलता है कि जो कैपिटलिज्म है ये एक रेशियो सिस्टमैटिकली अर्निंग प्रॉफिटिक, मतलब इनका जो एटीट्यूड है वो बोलते हैं कि सिस्टमैटिकली आप क्या कर सकते हो? अर्न कर सकते हो प्रॉफिट, और फ्री मार्केट होना चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है? और रेशनल प्रोडिक्शन टेक्निक्स के ऊपर ये इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो इस चीज को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं ये सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्लास डिवीजन होता है, इनइक्वालिटी होता है। लिबरल डेमोक्रेसी जो सरकार होती है यहाँ पे कुछ ही लोग क्या करते हैं? पावर रख के रखते हैं। तो वर्किंग क्लास को क्या करना चाहिए? क्रांति करना चाहिए और कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म के अंदर स्टैब्लिशमेंट कर देना चाहिए, ठीक है? अब हम लिबरल डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैपिटलिज्म हमारा इकोनॉमिकली हम बात कर रहे हैं कि मार्केट फ्री होनी चाहिए, वो होना चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए। इसके अंदर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके की सरकार है, ठीक है? यहाँ पे बोला जाता है कि हर साल, हर 5 साल, 5 या 6 साल में आप इलेक्शन कराओ। इलेक्शन के अंदर कंपटीशन होना चाहिए, फ्री इलेक्शन होना चाहिए, जिसका मन करे वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कुछ क्वालिफिकेशन आप उनके लिए रख सकते हो। फेयर इलेक्शन होना चाहिए, घोटालाबाजी, करप्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और हर एक इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है? लिमिटेड पावर होनी चाहिए सरकार के पास, और सरकार अपनी पावर का भी कभी यूज करती है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल रहे, जवाबदेही रहे, ठीक है? तो ये लिबरल डेमोक्रेसी के क्या है?
प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं कुछ थिंकर्स की, तो इसके थिंकर है हमारे गियोवनी, जो कि बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, वो उसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर कभी किसी को भी अनकंडीशनल या अनलिमिटेड पावर नहीं दी जाती। सरकार के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है? सरकार में से ये नहीं बोल सकती कि आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं बोल सकती मेरे पास राइट है, राइट टू स्पीच, ठीक है? सरकार ये नहीं बोल सकती तुम सांस नहीं ले सकते हो, क्यों नहीं, क्यों बोलेगी वो? उसका क्या हक होता है? मेरे पास राइट है भाई, ह्यूमन राइट है, ठीक है, नेचुरल राइट है मेरे पास बोलने का, और फंडामेंटल राइट तो है ही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी अथॉरिटी होती है, उसके पास भी लिमिटेड पावर होती है। अगर वो बोलती भी है तो अकाउंटेबल रहती है, कुछ करती भी है तो अकाउंटेबल रहती है। फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अब हमारे कुछ थिंकर है, मॉस्का प्रेदो और माइकल, जो कि बोलते हैं कि जो अलाइड थ्योरी है ना, वो सबसे बेस्ट है। ये हमारे थिंकर किसके, अलाइड थ्योरी के हैं। ये क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी, बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी अच्छी थोड़ी नहीं है, बोलते हैं नहीं, कुछ ही लोग, कुछ ही फ्यू अलाइट्स क्या करे, सोसाइटी में क्या करे, पावर होल्ड करके रखे, वही सोसाइटी में रूल करे, ना कि मेजोरिटी लोग रूल करे। हर कोई नहीं आए, हर कोई सरकार के अंदर अपनी सरकार नहीं बना सकता है, ठीक है? कुछ ही लोग जो अमीर है, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास पैसा है, वही क्या बनाए, सरकार बनाए। अब रिलेशनशिप की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव ये कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर सकते हैं एक साथ। कैपिटलिज्म जहां पे वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाता है सोसाइटी का, और सभी का बेनिफिट किया जाता है। लोग स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, ठीक है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब जो देश है उसका उद्धान होगा, ठीक है, बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। नेगेटिव साइड ये है कि भाई देखो, जो कैपिटलिज्म है वो उसके अंदर इनइक्वालिटी होता है। जो बड़े बड़े ओनरशिप होते हैं, मतलब जिनके पास इंडस्ट्रीज के ओनर होते हैं, भाई वो तो अपने इसी में पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, एक दो कंप्यूटर खोले, एक दो मीटिंग अटेंड करी, उसी के वो 1.5 लाख 50 लाख इतना कमा लेते हैं। और बेचारा जो वर्कर पूरे दिन वहां पे काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, उसको एक दिहाड़ी मिलती है, ठीक है? तो इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है, कुछ लोगों के पास बहुत ही कम पैसा होता है। तो इससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, और ये इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी की फेयरनेस को भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, कि जो अमीर है वही हमारा पॉलिटिक्स में आगे निकल जाता है, जो गरीब है वो कभी आगे नहीं निकल पाता है, ठीक है? तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल डिसीजन को, ये क्या, इनइक्वालिटी, ठीक है, कि जिनके पास पैसा है वही पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर आते हैं, वही पॉलिटिकल डिसीजन लेता है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं, मैं तो बोल ही रहा था, मेरे को तो कैपिटलिज्म पसंद ही नहीं है। अरे फर्स्ट ईयर से बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों से, कैपिटलिज्म नहीं पसंद, नहीं पसंद, बेकार सिस्टम, एक्सप्लॉइटेड है, क्लास स्ट्रगल होता है, वर्कर अलग से उनके अंदर खुंदस रहती है, ये ऑफिस का ओनर कैसे क्या बनता है, अपने आप में क्या समझता है, अपने आप को कुछ तो करता नहीं है, हमसे ही काम कराता रहता है। तो ऐसे ही लोग सोचते रहते हैं क्लास स्ट्रगल होता है, ये बिलीव करते हैं कैपिटलिज्म, जहां पे इस चीज को खत्म कर देना चाहिए और कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश कर दी जानी चाहिए, किसके थ्रू, किसके थ्रू, रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है? आगे हमारे जोसेफ जोसेफ आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ये हिस्टोरिकली लिंक है। जब हमारा लिबरलिज्म कैपिटलिज्म आया था, तभी हमारा वहां पे डेमोक्रेसी था। बोलते हैं कैपिटलिज्म जहां पे आप इनोवेशन कर सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है, ना कि उसे बिगाड़ता है, तिगाड़ता है, ठीक है? तो ये हमारा ये हुआ। अब हम लास्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे, सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट, कि सोशलिज्म क्या होता है और एक सोशलिस्ट स्टेट कैसे काम करती है, ठीक है? आज का इस पार्ट का ये लास्ट चैप्टर है। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग अबाउट अ 200 वर्ड अनार्किस्ट सोशलिज्म। पहले आपको अनार्किस्ट सोशलिज्म को बताने से पहले आपको सोशलिज्म बताना है। सोशलिज्म एक वे ऑफ थिंकिंग है, जहां पे हम देखते हैं कि सोसाइटी कैसे काम करेगी। ये बोलती है कि भाई कैपिटलिज्म के जैसा नहीं है। कैपिटलिज्म मतलब जहां पे इंडिविजुअल ऑन करे हर एक रिसोर्सेज को, नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करे, गवर्नमेंट मैनेज करे फैक्ट्रीज को, लैंड को, रिसोर्सेज को, पूरी सोसाइटी करे, ठीक है, पूरी सोसाइटी कंट्रोल करे, ना कि एक इंडिविजुअल। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक आइडिया ही नहीं, ये एक बिलीव है, फेयरनेस की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, ये सभी मिलके काम करे, हर एक इंसान को इक्वली, मतलब हर एक सोसाइटी के अंदर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, उत्थान हो सबका हो, अमीर गरीब ना रहे। तो एक सोशलिस्ट स्टेट जहां पे जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है फैक्ट्रीज को, लैंड्स को, ठीक है, और कम्युनिस्ट और सोशलिज्म दोनों ही एक जैसे आइडिया है, बस कम्युनिस्ट के अंदर बोलते हैं कम्युनिटी ऑन करे, सोशलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट के बोलते हैं, लेकिन दोनों सेम ही है, ठीक है? तो अनार्किस्ट सोशलिज्म जिसको हम अनार्किस्ट सोशलिज्म भी बोलते हैं, ये एक लिबर्टेरियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बड़े रेडिकल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है। इसके कुछ थिंकर से एक दो नाम याद रख लेना। ये और भी अदर तरीके के सोशलिज्म की तरह नहीं है। जो अनार्किस्ट सोशलिज्म वो रिजेक्ट करता है कि गवर्नमेंट का कोई भी
मतलब गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी लोगों के ऊपर प्रेशर ना रखे, अपना खुद का एक कोरिसिव रूल ना रखे, ठीक है, हार्मफुल और अननेसेसरी पावर ना रखे, स्टेट होनी ही नहीं चाहिए। अनार्की सोशलिज्म बिलीव करता है कि कैपिटलिज्म और स्टेट ये दोनों कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड होती है, मतलब गवर्नमेंट और कैपिटलिज्म ये कहीं ना कहीं अलग नहीं है भाई, ये एक जैसे ही है। और इनको सेपरेटली आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो कि कैपिटलिज्म यहाँ से खत्म कर दिया तो डेमोक्रेसी ये जो है स्टेट है गवर्नमेंट ये भी खत्म हो जाएगा, नहीं, बोलते हैं इसको आप एक अलग अलग करके अबॉलिश नहीं कर सकते हो। बोलते हैं कि देखो भाई, वर्कर को सेल्फ मैनेजमेंट प्रमोट करो, डिसेंट्रलाइज कंट्रोल करो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट वगैरह होनी ही नहीं चाहिए। अनार्किस्ट जो सोशलिस्ट वाले बोलते हैं हमारा खुद का डायरेक्ट हम खुद पार्टिसिपेट करें अपनी डेमोक्रेसी के अंदर, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये जो अप्रोच है बोलते हैं कि स्टेटलेस सोशलिज्म होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, हम खुद अपने यहाँ पे रूल करेंगे, हम खुद अपनी सरकार बनाएंगे, हम खुद अपनी सत्ता बनाएंगे, हम खुद क्या करेंगे, अपने यहाँ पे रूल करेंगे। तो इसी को ये क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट सोशलिज्म बोलते हैं कि हम खुद अपना सोशलिज्म खुद अचीव करेंगे, हमको कोई गवर्निंग अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन आया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में 200 वर्ड में लिख के आओ। तो बीपीएससी 101 के अंदर मैंने एक डिफरेंट बताया था आपको, साइंटिफिक और यूटोपियन सोशलिज्म है। साइंटिफिक सोशलिज्म मार्क्स अपने आइडियाज को साइंटिफिक सोशलिज्म बोलता है कि देखो भाई मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने इंटरप्रेट किया इकोनॉमी को, देखा है कि सोसाइटी के अंदर दो क्लास के अंदर डिवाइडेड है, तो मैंने क्या करा है, साइंटिफिक मैथोलॉजी का यूज करा है जिसको हम डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म बोलते हैं। तो ये अपने आइडियाज को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं कि आप साइंटिफिकली मैकेनिज्म का यूज करके मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उससे आप क्लासलेस और एक्सप्लॉइटेशन लेस सोसाइटी स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो इनकी अप्रोच है किसकी, मार्क्सिस्ट की, जो उनके आइडियाज है उनको वो क्या बोलते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं। तो ये तो फर्स्ट ईयर का कंटेंट हुआ। अब सेकंड ईयर से क्या कर सकते हो, बोलते हैं कि जो स्टेट है वो एक टूल की तरह काम करता है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट क्लास के लिए काम करता है, सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अपर क्लास के अंदर और लोअर क्लास के अंदर हिस्टोरिकल स्ट्रगल होता है, फेडरलिज्म के अंदर देख लो, कैपिटलिज्म के अंदर देख लो, ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट स्टेट होती है वो कहीं ना कहीं शोषण कर रही होती है किसका, नीचे तबके की क्लास का, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, प्रोलिटरेट को रेवोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। जो सोसाइटी है उसको क्या कर देना चाहिए, ओवरथ्रोन कर लेना चाहिए किसी कैपिटलिस्ट स्टेट से, और वायलेंटली रिवोल्यूशन करना चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रोलेटरेट है, जो वर्कर है, उनको अपनी डिक्टेटरशिप रखनी चाहिए, डिक्टेटरशिप रखने के बाद फिर यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रखना चाहिए जहाँ पे पूरा कंट्रोल कौन रखे, कम्युनिटी ऑन करे। तो ये होगी हमारी स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है, और यहाँ पे होगी इक्वालिटी। तो ये था आपका आज का पूरा लेक्चर जिसमें मैंने आपको क्या कराया है, यूनिट 3 से लेके यूनिट 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर कवर करा दिए, कवर कह रही हूँ, कवर करा दिया है, ठीक है। जिसको भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अगर नहीं है तो भाई चिल करो, मजे करो और आगे बढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो लाइफ में। और बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, अगर कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लेना, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो दो क्वेश्चन अगर आप कमेंट करते हैं, और बार बार आप एक बार देखने से कुछ काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को देखते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इन्हीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।